Assalamualaikum. Today our topic is gastrointestinal tract और alimentary tract. मैं आपको इस चैप्टर का और इस टॉपिक का एक ब्रीफ सा व्यू दूँगी ताकि आपको फर्दर एक्सप्लेनेटरी स्टडी करने में आसानी हो। तो हम इसका एक पहले रफ़ सा इमेज देख लेते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती क्या है और इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं और इसके क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो फिर हम इसको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। तो जी सबसे पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को हम एलिमेंट्री ट्रैक्ट भी कहते हैं और इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम उनको देखें ब्रीफ करें तो कंसिस्ट होते हैं माउथ पे, जैसे इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, then esophagus, stomach and the intestines and finally to the anus। तो अब हम इसकी ना फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी देख लेते हैं। अगर हम इसकी फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी देखें तो ये मैंने एक आउटलाइन बनाई हुई है इस चैप्टर की जो हमें स्टडी करने में आसानी होगी। तो जीआईटी की जो एनाटॉमी है ना कि कंसिस्ट होती है 5 लेयर्स पे, ठीक है। सिरोसा, लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स की लेयर, सर्कुलर स्मूथ मसल्स की लेयर, फिर होती है सब म्यूकोसा एंड फाइनली म्यूकोसा। फिर ये जो म्यूकोसा लेयर है ना हमारी 5th लेयर, ये फर्दर कंसिस्ट होती है, मतलब इसकी फर्दर डिफरेंट पार्ट्स पे वो हम आगे के एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। जो लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स होते हैं और ये सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ ना लिंक्ड भी होते हैं और एक दूसरे से सेपरेट भी होते हैं। अब इनकी जो सेपरेट होते हैं, ये इनके दरमियान क्या होती हैं, लूज़ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसके ज़रिए एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं तो वेरियस जंक्शन से, तो और ताकि ये ना अपना फंक्शन एज सिंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम इस डायग्राम में भी देखें तो हम इजीली पता लग रहा है कि पहले सिरोसा है, फिर लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स की लेयर है, फिर सर्कुलर स्मूथ मसल्स, देन सब म्यूकोसा एंड फाइनली म्यूकोसा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द स्मूथ मसल्स जो होते हैं जीआईटी के, वो कैसे जनरेट होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ना वो किस टाइप की है। सबसे पहले हमसे ये क्वेश्चन भी होता है वाइवा में कि जो जीआईटी के स्मूथ मसल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किस टाइप की है। तो वो स्लो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जो कंसिस्ट होती है स्लो वेव्स पे एंड द स्पाइक्स पे, ठीक है। सबसे पहले हम स्लो वेव्स को डिस्कस करेंगे। स्लो वेव्स अब कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। स्लो वेव्स हम मतलब किस तरह हेल्पफुल होती हैं। स्लो वेव्स जो होती हैं वो कंसिस्ट होती हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कैजल और ना स्मूथ मसल्स के साथ वो इंटरेक्ट होते हैं। साइनेप्टिक कनेक्शन बनाया हुआ होता है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कैजल में और इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कैजल को हम ना पेस मेकर्स कहते हैं स्मूथ मसल्स के, मतलब इलेक्ट्रिकल पेस मेकर्स के तौर पर वर्क करते हैं। चूँकि हमारा जो जीआईटी है ना वो ना रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शंस कर रहा होता है, जो इन रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शंस का कॉज ही ये स्मूथ मसल्स होते हैं। ये स्लो वेव्स होती हैं जो इनका कनेक्शन होता है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कैजल के साथ। फिर उसके बाद ये जो स्लो वेव्स होती हैं ये खुद प्रोड्यूस नहीं होती और ये इटसेल्फ कॉन्ट्रैक्शन भी कॉज नहीं करती, ये सिर्फ स्टमक के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती हैं। बल्कि जो इनका दूसरा फंक्शन है, अब इनका कॉज क्या है, फिर प्रोड्यूस क्यों होती हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर ही नहीं सकती तो ये प्रोड्यूस इसलिए होती हैं, ये ना इनिशिएट करती हैं पोटेंशियल को, एक्शन पोटेंशियल जनरेशन को किसके अंदर, जीआईटी के स्मूथ मसल्स के अंदर। ये एक्साइट कर देती हैं अपीयरेंस ऑफ द इंटरमीडिएट स्पाइक पोटेंशियल को, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो जनरेट होता है। अब फिर स्पाइक्स क्या होती हैं। स्पाइक्स जब जनरेट होती हैं जब ना स्लो वेव्स जो होती हैं जो प्रोड्यूस हो रही होती हैं, इनको ये ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को राइज़ कर देती हैं फ्रॉम -50 टू -60। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -40 मिलीवोल्ट तक राइज़ कर जाता है। अब इस ग्राफ से हम इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे इसको। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ एक्शन पोटेंशियल का है और ये अक्सर यूएचएस के क्वेश्चंस में आता है। अब आप यहाँ देखें कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -50 से -60 मिलीवोल्ट्स है ना। तो अब कैसे होगा, मैंने आपको बताया कि स्मूथ मसल्स होते हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कैजल जो होते हैं उनके दरमियान एक इंट्रैक्शन होता है, साइनेप्टिक कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कैजल होते हैं उसके अंदर वेरियस चैनल्स ओपन होते हैं, पोटेंशियल जो होता है वो ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से हमारा एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो जनरेट होता है।
तो अब जब आयन चैनल्स ओपन होंगे, पॉजिटिव आयन्स इनसाइड मूव करेंगे, तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव की तरफ राइज़ करेगा। -40 देखिए -50 -60 की रेंज से ये राइज़ कर रहा है, -40 तक आ रहा है। और जैसे ही हमारा पोटेंशियल -40 तक पहुँचेगा तो स्पाइक्स जो होंगी वो जनरेट हो जाएंगी, सोडियम कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, जिसकी वजह से जो हमारा जो स्पाइक्स होंगे वो जनरेट होंगे और डीपोलराइजेशन कॉज होगी। अब कॉज ऑफ डीपोलराइजेशन क्या है? स्ट्रेच, एसिटाइलकोलिन एंड पैरासिम्पैथेटिक्स। और हमारा फिर उसके बाद जब ये हमारी डीपोलराइजेशन हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद रीपोलराइजेशन भी होनी है ना। तो जब रीपोलराइजेशन हो रही होती है तो जो पॉजिटिव चैनल्स होते हैं, जो जिनकी वजह से जो चैनल्स होते हैं जिनकी वजह से पॉजिटिव आयन्स बाहर मूव कर रहे होते हैं, वो देर से क्लोज होते हैं, क्योंकि स्लो टू ओपन एंड स्लो टू क्लोज, जैसे हमने सोडियम कैल्शियम चैनल्स का पढ़ा था, तो ये भी देर से क्लोज होते हैं। तो जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन कॉज हो जाती है। उसका अदर कॉज है नॉरेपिनेफ्रिन एंड सिंपैथेटिक्स, कोई भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। अब एक डिफरेंस हम पढ़ेंगे, ये डिफरेंस पूछा जा सकता है और हमारे नॉलेज अगर ना भी पूछा जाए तो इसको हमारे नॉलेज में होना चाहिए। जीआईटी के स्मूथ मसल्स का डिफरेंस है नर्व फाइबर्स के साथ। क्या डिफरेंस होता है जी? अगर हम चैनल्स देखें तो जीआईटी के जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनके अंदर कौन से कैल्शियम सोडियम चैनल्स होते हैं, जो एक स्लो चैनल्स हैं, ठीक है। लेकिन जो नर्व फाइबर्स होते हैं उनके अंदर सोडियम आइंस चैनल्स होते हैं, जिसके बाद सोडियम आइन की एंट्री होती है, जो फास्ट चैनल हैं और ना ईजी टू ओपन एंड ईजी टू क्लोज, जिसकी वजह से जो जीआईटी का के स्मूथ मसल्स का एक्शन पोटेंशियल होता है ना, वो लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है बनिस्बत नर्व फाइबर्स के एक्शन पोटेंशियल के। अब हमने इनके कॉजेज़ भी पढ़ लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन। समटाइम्स जीआईटी के स्मूथ मसल्स के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है जिसको हम कहते हैं टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन। अब टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन इसको क्यों कहा गया है? वो कहते हैं कि स्पाइक पोटेंशियल तो स्मूथ मसल्स में जनरेट हो रहा होता है, लेकिन वो इक्वल इंटरवल के साथ नहीं हो रहा होता। तो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिपीटेटिव स्पाइक पोटेंशियल जो होता है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। रेपिटेटिव स्पाइक पोटेंशियल, अगर आप इसके आंसर में बता देंगे टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है सिर्फ स्पाइक पोटेंशियल की वजह से, तो ये रॉन्ग होगा। फिर उसके बाद है हार्मोन्स, वेरियस हार्मोन्स होते हैं, उनकी वजह से भी डीपोलराइजेशन कॉज होती है और टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। और इसका थर्ड कॉज है कैल्शियम आइंस। कैल्शियम आइंस जो होते हैं वो उनकी कंटिन्यूस एंट्री अगर हो तो टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि कैल्शियम आइंस का हमें रफ सा यहाँ पे व्यू बताया हुआ। कैल्शियम आइंस जब एंटर होते हैं ना तो वो आके कैल्शियम कैलमोडिलिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कैल्शियम कैलमोडिलिन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ना एक टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है अगर कंटिन्यूस हो। अगर कंटिन्यूस ना हो तो फिर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगी। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, न्यूरोनल कंट्रोल। अब जो हमारा न्यूरोनल कंट्रोल है जीआईटी का, वो एक बहुत यूनिक सा है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर ना इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम रखा है जीआईटी में, तो वो जो इटसेल्फ उसको कंट्रोल करता है और वो कंसिस्ट होता है 2 प्लेक्सेस पे। माइंटारिक प्लेक्सेस होता है और सबम्यूकोजल प्लेक्सेस होता है। ये देखें, अब ना इनके नेम से ज़ाहिर है जो माइंटारिक प्लेक्सेस होता है ना वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? सर्कुलर स्मूथ मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स की लेयर्स के दरमियान, ठीक है। और जो सबम्यूकोसल प्लेक्सेस है वो म्यूकोसा के अंदर होता है। अब माइंटारिक प्लेक्सेस मसल्स के दरमियान में है, तो इस मतलब वाज़ेह है इसकी वजह से कि ये मोटिलिटी को कंट्रोल करेगा। तो हम इसके फंक्शंस में देखेंगे कि ये मोटिलिटी और कॉन्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे कॉन्ट्रैक्शंस जो जीआईटी के स्मूथ मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी को, इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करता है। और इसका जो मेन रोल है ना वो पेरिस्टालसिस में है। अगर माइंटारिक प्लेक्सेस फंक्शनल ना हो या एब्सेंट हो तो पेरिस्टालसिस नहीं हो सकता, पेरिस्टालसिस होने में प्रॉब्लम होगी। तो फिर उसके बाद है जो अब वो कहते हैं माइंटारिक प्लेक्सेस, हमारी गाइडन भी कहती है कि जो माइंटारिक प्लेक्सेस होता है वो सिर्फ एक्साइटेटरी फंक्शंस नहीं परफॉर्म करता, वो इनहिबिटरी भी करता है। अब इनहिबिटरी क्या होगा कि ये ना 2 तरह के स्फिंक्टर को, पाइलोरिक स्फिंक्टर और इलियोसिकल स्फिंक्टर, इनकी ना क्लोजिंग को इनहिबिट कर देता है। जब इनकी क्लोजिंग इनहिबिट होगी ना, पाइलोरिक और इलियोसिकल, तो उसकी वजह से फूड जो होगी हमारी इजीली मूव कर सकेगी जीआईटी के अंदर, ठीक है। बाकी जो सबम्यूकोसल प्लेक्सेस है वो सिक्रेशन को, एब्जॉर्प्शन को और लोकल कॉन्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करता है।
अब इसको हम डायग्राम के जरिए भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखें, माइंटेरिक प्लेक्सिस है, ये सबम्यूकोजल प्लेक्सिस, फिर एपिथेलियम। और ना जो माइंटेरिक प्लेक्सिस है ना वो सेवरल लेयर्स होती हैं उसकी न्यूरॉन्स की, लेकिन और वो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं। लेकिन सबम्यूकोजल प्लेक्सिस देखें एक सिंगल लेयर है। और जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एपिथेलियम होते हैं यहाँ से कुछ सेंसिटिव फाइबर्स अराइज हो रहे होते हैं जो जाते हैं प्रीवर्टिबल गैंग्लियन के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास और ब्रेन के पास, ब्रेन स्टेम के पास, और वेरियस रिफ्लेक्सेस के अंदर हेल्प करते हैं, जिसको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब ऑटोनॉमिक कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हम पढ़ते हैं। ऑटोनॉमिक कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो 2 टाइप्स का है, पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल एंड द सिम्पैथेटिक कंट्रोल। जो पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल है ना वो फर्दर आगे डिवाइड होते हैं क्रेनियल एंड द सैक्रल। जो क्रेनियल नर्व्स वो है ना पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल, वो ऑल फाइबर्स जो होते हैं वो वेगस नर्व्स में पास करते हैं, और ये इनरवेट करता है इसोफेगस को, स्टमक एंड द इंटेस्टाइन्स, ठीक है। और जो होते हैं ना सैक्रल फाइबर्स, वो जो होते हैं वो ओरिजिनेट करते हैं फॉर्म S2, S3 एंड S4, और ना इनोवेट करते हैं सिग्मोइडल लेक्टर्न एनल रीजन्स को, ठीक है। और जो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं ना ये ना एक्साइट करते हैं हमारी ना GIT को, तो इसकी वजह से डायरेक्शन जो होती है वो इजीली मतलब बहुत ज़्यादा हो सकती है, और ये रिलैक्स सिचुएशन के अंदर हेल्प करता है, और यहाँ एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होती है जो ये फंक्शन परफॉर्म करती है। अब जो सिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो ओरिजिनेट करते हैं T5 से L2 सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से, और ये इनहिबिटरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज़ होने की वजह से जब हम स्ट्रेस्ड सिचुएशन में होते हैं। तो यहाँ मैंने एक रफ सा डायग्राम बनाया है जो इसको इजीली एक्सप्लेन कर पाएगा। देखें, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारे सबसे पहले फाइबर्स अराइज हो रहे हैं वो ना लेटरली अरेंज सिंपैथेटिक चेन के पास जा रहे हैं, फिर वहाँ से ये जो फाइबर्स हैं वो ये प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स हैं, तो गैंग्लियन के अंदर एंटर होंगे जो सीलिएक या मेसेंटेरिक गैंग्लियन है, फिर पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स वेरियस नर्व्स के ज़रिए इनोवेट करेंगे हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गट को। तो ये एक ब्रीफ सा व्यू है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। बाकी अब हम रिफ्लेक्सेस को गो थ्रू करते हैं, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। अच्छा जी, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ना वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कुछ रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो इंटीग्रेट हो जाते हैं विद इन द हमारे गट। कुछ रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो मैंने आपको पहले भी जैसे अब कहा था कि मैं इसे फर्दर एक्सप्लेन करूँगी, जो हमारे फाइबर्स अराइज हो रहे होते हैं सेंसिटिव फाइबर्स, वो जो डिफरेंट एरियाज़ ऑफ बॉडी के पास जाते हैं, जैसे प्रीवर्ट ये जो सेकंड रिफ्लेक्स है ये गट से फाइबर्स राइज होंगे, ठीक है, वो प्रीवर्टिबल सिंपैथेटिक गैंग्लियन के पास जाएंगे और फिर बैक टू द गट आएंगे। और जो थर्ड टाइप ऑफ रिफ्लेक्स है ये कि गट से स्पाइनल कॉर्ड के पास एंड देन बैक टू द गट। तो जो फाइबर्स विद इन दैट GIT इंटीग्रेट होते हैं वो क्या क्या रिफ्लेक्सेस हैं, तो वो रिफ्लेक्सेस हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रेशन, पेरिस्टालिसिस, मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकल इनहिबिटरी इफेक्ट्स। और जो गट से प्रीवर्टिबल सिंपैथेटिक गैंग्लियन के पास जाते हैं और फिर बैक आते हैं ना, वो कौन से हैं, गैस्ट्रोकोलिक, एंटीरोगैस्ट्रिक एंड कोलोनोइलियर रिफ्लेक्सेस। ये रिफ्लेक्सेस क्या करते हैं, गैस्ट्रोकोलिक जो होगा वो कहाँ से जाएगा, स्टमक के पास से सिग्नल्स लेके जाएगा प्रीवर्टिबल गैंग्लियन के पास कि ना वो इवैक्यूएशन करें, कॉलोन की कॉज करे। फिर इसी तरह जो एंटीरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स है वो कॉलोन और स्मॉल इंटेस्टाइन से सिग्नल्स लेके जाएगा कि वो किसके पास, प्रीवर्टिबल सिंपैथेटिक गैंग्लियन के पास, कि इनहिबिट करे स्टमक मोटिलिटी एंड स्टमक सिक्रेशन को। और जो कोलोनियल रिफ्लेक्स है वो कॉलोन से रिफ्लेक्स लेके जाएगा कि ना इनहिबिट करे एम्पटिंग ऑफ द एलियल कंटेंट्स। और जो गट से स्पाइनल कॉर्ड के पास रिफ्लेक्सेस जाते हैं वो कौन से होते हैं, पेन रिफ्लेक्सेस होते हैं जिसकी वजह से हमारी GIT जो होती है वो इनहिबिट हो जाती है। डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस होते हैं जिसकी वजह से पावरफुल डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस क्रिएट होते हैं और डेफिकेशन ईजी हो जाती है। और स्टमक और ड्यूडिनम से ब्रेन स्टेम के पास और बैक टू द स्टमक जो रिफ्लेक्सेस आते हैं वो भी यही होते हैं। बाकी फर्दर इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में होगी।